अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। मैंने रिसेंटली पहले एक वीडियो बना के दी थी कि इंडियन नेवी FA-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M एयरक्राफ्ट को लेने के लिए जा रही है। तो मैंने कहा था कि उसके दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास उसके रिस्पॉन्स में क्या चीज़ मौजूद होगी। तो हम इस चीज़ को शुरू इस बात से करते हैं कि पहले आप इस चीज़ को समझें कि ये एंटी शिप रोल की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ नेवल एयर वॉरफेयर के लिए हमें फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। इसलिए यहाँ डायरेक्ट एयर टू एयर कॉम्बैट का होना थोड़ा सा मुश्किल बात है, लेकिन ये नहीं कि ये हो नहीं सकती। एयर टू एयर वॉर भी होगी जब कभी भी स्कर्मिश होगी कोई भी। तो इंडिया इस वक्त FA-18 और राफेल M को ले रहा है, जबकि पाकिस्तान इससे पहले इंडिया के जो MiG-29Ks हैं उनके मुकाबले में JF-17 और मिराजेस को यूज़ करता रहा है एंटी शिप रोल के लिए। एंटी शिप रोल में बुनियादी तौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट्स को एंटी शिप वेपन्स दी जाती हैं, एंटी शिप मिसाइल्स दिए जाते हैं, जैसा कि JF-17 C-802 लेकर जा सकता है, मिराजेस एक्सोसिट मिसाइल्स को लेकर जा सकते हैं, JF-17 CM-400 AKG को कैरी करता है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया के MiG-29K एयरक्राफ्ट KH-35 और KH-31 जैसे मिसाइल्स को कैरी करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा एज पाकिस्तान की नेवल एयर आर्म के पास था, क्योंकि पाकिस्तान के पास CM-400 AKG जैसा एक सुपरसोनिक मिसाइल था जिसे करियर किलर भी कहा जाता है। अब हालात बदल चुके हैं, इंडिया एक नए एयरक्राफ्ट की तरफ जा रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये FA-18 सुपर हॉर्नेट हो सकता है ये, लेकिन राफेल M के भी चांसेस हैं। तो ये जो दोनों जहाज़ हैं ये सब सोनिक मिसाइल्स को कैरी करेंगे, यानी कि अगर FA-18 हुआ तो हार्पून मिसाइल्स, या अगर राफेल M हुआ तो एक्सोसिट मिसाइल्स। लेकिन बात सिर्फ इन दो एंटी शिप मिसाइल्स तक ही नहीं जाती, क्योंकि अब जो नेवल एयर आर्म्स हैं वो अपने अंदर नए वेपन्स को इंडक्ट कर रही हैं। मतलब कि इससे पहले हम देखते थे कि बहरी जहाज़ों पर हमला करने के लिए सिर्फ एंटी शिप मिसाइल्स की ही बात की जाती थी। अब जो नेवीज़ हैं वो नई डॉक्ट्राइन की तरफ जा रही हैं, जिनमें वो बॉम्ब्स ख़ास तौर पर लेज़र गाइडेड एंड स्मार्ट बॉम्ब्स को यूज़ करने जा रही हैं, और उसके अलावा वो डिफरेंट जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान के पास रात क्रूज़ मिसाइल है, इंडिया ने रिसेंटली राफेल के साथ स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स लिए हैं, तो इन मिसाइल्स को भी एंटी शिप रोल में यूज़ करने का सोचा जा रहा है। तो आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि एंटी शिप रोल में कौन से जहाज़ किस लिहाज से बेहतर हैं। तो पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया के जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान के जहाज़ों से सुपीरियर हैं, क्योंकि वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, 2 इंजन वाले, जबकि पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि जो राफेल है वो अगर एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट किया जाएगा तो वो वेपन्स अपनी फुल पोटेंशियल में वेपन्स उठा के नहीं जा सकता, यानी कि वो अपनी सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट पर सिर्फ एक ही एक्सोसिट मिसाइल कैरी कर सकता है। जबकि FA-18 की बात करें तो वो 2 इस तरह के एंटी शिप मिसाइल्स कैरी करने के काबिल है। लेकिन अगर क्लीन कन्फिग्रेशन के साथ भी FA-18 उड़े तो 4 इस तरह के एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर सकता है। JF-17 है वो अपने पाइलोन वाले तो जो हार्ड पॉइंट्स हैं, मिराजेस इससे पहले अपने सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट पर एक एक्सोसिट मिसाइल कैरी कर सकते थे, लेकिन जब से JF-17 आए हैं तो JF-17 एक वक्त में 2 एंटी शिप मिसाइल कैरी कर सकते हैं। इस तरह जो एयरक्राफ्ट करियर है उसका एक ये ड्रॉबैक होता है, वीकनेस होती है कि जहाज़ को आप फुल पोटेंशियल पर लोड करवा के वहाँ से फ्लाई करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि एक आपके पास एक ऐसी बड़ी शिप है जिस पर 30, 35, 40 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो वो बहुत बड़ा ख़तरा होता है दुश्मन की नेवी के लिए। एंड जंग में इंडियन नेवी की तरफ से सबसे बड़ा ख़तरा भी पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट करियर्स का ही होगा। अगर हम उसके बाद बात करें पाकिस्तान के नेवल एयर आर्म की, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1 या 2 स्क्वाड्रंस जो हैं वो असाइन किए होते हैं नेवी की मदद के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई प्योर एयरक्राफ्ट करियर मौजूद नहीं है। तो हमारे जो सी पोर्ट के साथ मुख्तलिफ एयर बेसिस है वहाँ से ये नेवल एयर आर्म के तौर पर जो जहाज़ हैं उन्हें ऑपरेट किया जाता है। तो JF-17 जो नेवल मिशंस के लिए भी असाइन किए गए हैं। JF-17 की जो अहम खासियत आप कह लें वो उनकी वैरायटी ऑफ वेपन्स है। मतलब कि JF-17 बेशक कम हथियार लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनके पास वैरायटी इतनी ज़्यादा है, इवन FA-18 और राफेल M से ज़्यादा वेपन्स की वैरायटी आई बिलीव JF-17 के पास है। मैं यहाँ एंटी शिप मिसाइल्स की बात कर रहा हूँ। तो JF-17 थंडर के एंटी शिप वेपन्स में C-802 आता है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, और
ये सबसोनिक मिसाइल है। जबकि दूसरी तरफ CM-400 AKG आता है। CM-400 AKG की जो रेंज है वो तकरीबन 180 से 250 किलोमीटर है। इसका जो वॉरहेड है वो 200 से 300 kg का होता है। पाकिस्तान ने तकरीबन $100 मिलियन के एवज इस तरह के 60 मिसाइल्स ख़रीदे थे। अब रिसेंटली पाकिस्तान CM-400 AKG से बेहतर एक सुपरसोनिक मिसाइल लेने जा रहा है जो कि ब्लॉक 3 पर ओबियसली इंटीग्रेट होगा। यह है HD-1A। HD-1A का जो रेंज HD-1A की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर के फ़्लाइट एल्टीट्यूड से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जिसका जो बारूदी मवाद या इसका जो वॉरहेड है वो 240 से 400 किलोग्राम का है और ये क्लस्टर वॉरहेड को भी लेकर जाने के काबिल है। मतलब कि एक मिसाइल एक से ज़्यादा वॉरहेड को भी अपने अंदर लेकर जा सकता है दुश्मन शिप्स पर बम्बारमेंट के लिए, जो कि इसे मज़ीद ख़तरनाक बनाता है। तो एंटी शिप वेपन्स की वर्सटिलिटी के लिहाज से या एंटी शिप वेपन्स की पावर के लिहाज से JF-17 ब्लॉक 3 बेहतर है। इवन J-10C पर भी ये जितने भी मिसाइल्स हैं ये कैरी किए जा सकते हैं। और सबसे ख़तरनाक मिसाइल रात 2 क्रूज़ मिसाइल जो कि JF-17 कैरी करेगा। ये न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ कन्वेंशनल वॉरहेड को भी लेकर जा सकता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तरफ आते हैं। तो अगर इंडिया FA-18 या राफेल M लेता है, पहले हम राफेल की बात कर लेते हैं। राफेल M में आप जानते हैं कि IRST सिस्टम मौजूद है, थेलस का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि RBE-2 मौजूद है जिसकी रेंज तकरीबन 190 किलोमीटर के करीब है, 190-200 किलोमीटर ये एवरेज रेंज होती है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ रेंज कम हो जाती है, जबकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ एक रेडार अपनी पूरी रेंज को इस्तेमाल करता है। जबकि दूसरी तरफ FA-18 जो एयरक्राफ्ट है वो APG-79 AESA रेडार को कैरी करता है जिसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। और उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिकॉयज़ और पोड्स कैरी कर सकता है। पोड्स में ALQ-165 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोड है, AN-ALQ-214 है और BAE सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है जो कि इसे बहुत पावरफुल बनाते हैं। टारगेटिंग पोड्स में ये लाइटनिंग टारगेटिंग पोड AN-ALQ-228 नाइट टारगेटिंग पोड को भी कैरी करता है। हम JF-17 ब्लॉक 3 की बात करें, रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडक्ट करने जा रहा है, उसके अलावा भी पुराने जो JF-17 है ये KG-300 जो कि पुरानी पोड है लेकिन कारगर है और न्यू KG-600 और KG-700 पोड्स को JF-17 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 कैरी करेंगे। और KG-800 के बारे में भी र्यूमर्स हैं कि ब्लॉक 3 पर एक्सक्लूसिवली वो वाली पोड यूज़ की जाएगी। तो KG-600 जो पोड है ये F-16 के AN-LQ सीरीज़ की जो लेटेस्ट पोड है उनके हम पल्ला समझी जाती है। उसके अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से जो अपना एक इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट तैयार किया है, पंजनत का उसे नाम दिया गया है, वो यूज़ किया जाएगा। उसके मतलब कोई हतमी अभी डिटेल्स मौजूद नहीं है कि इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। एयर टू एयर वॉरफेयर के बारे में आप लोग भी इतना जानते होंगे कि राफेल के पास मीटियोर जैसा मिसाइल है, पाकिस्तान PL-15 को यूज़ कर रहा है। दोनों की रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट वो AIM-120D मिसाइल को यूज़ करता है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन PL-15 और मीटियोर ये बेहतर हैं अपनी जो प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से AIM-120D से थ्योरेटिकली, क्योंकि एट दी एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस बात पर तय होगी कि पायलट किस तरह अपने वेपन को, किस तरह अपने एयरक्राफ्ट को टैक्टिकली कंट्रोल करता है। तो ये था एक एनालिसिस कि अगर इंडियन नेवी न्यू एयरक्राफ्ट ले रही है तो उसके मुकाबले में ब्लॉक 3 या इवन मुस्तकबिल में अगर J-10C को नेवल एयर आर्म के तौर पर भी यूज़ किया जाता है तो किस तरह ये एयरक्राफ्ट एक दूसरे के ख़िलाफ़ पिचअप हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।